हेलो नमस्ते, आप ऑर्डिनरी का स्पेशल वीकली शो जनाना रिपब्लिक देख रहे हैं, मेरे यानी सोनल और प्रीति के साथ। जनाना रिपब्लिक का पहला एपिसोड देखकर बहुत से लोगों ने पूछा कि नाम जनाना है या जनाना, क्योंकि आमतौर पर हम जनाना शब्द ही सुनते हैं। जनानियों वाली बातें भी दबी आवाज में होती है, जनानियों वाली दिक्कतें भी बिल्कुल फुसफुसाकर बताई जाती है। लेकिन अब और नहीं, जनानियों की बातें खुलकर होंगी हम दो जनानाओं के साथ। वैसे मैं एक और बात बताती हूँ, मेरे साथ जो दूसरी जनाना प्रीति है ना, वो इंडिया टुडे टीवी में सीनियर एडिटर भी है। रोज शाम 7 बजे इनका 7:30 बजे इनका शो आता है, टू द पॉइंट। 7:30 ही टाइम है ना? हाँ, 7:30 टू द पॉइंट आता है। 7 बजे हम एक न्यूज बुलेटिन करते हैं, पर हाँ 7:30 टू द पॉइंट आता है। और ये उसके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए ना बिल्कुल फील्ड पर भी जाती है, बड़े बड़े नेताओं से मिलती है। तो आपको टीवी की एंकरिंग और रिपोर्टिंग से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप प्रीति से पूछ सकते हैं। वेलकम टू द शो प्रीति। थैंक यू सो मच सोनल। और बताइए कुछ, इस हफ्ते आपने क्या बड़ा कवर किया, कहाँ गई आप ग्राउंड? अरे यार पूछो मत, इस हफ्ते क्या बड़ा कवर किया। अब क्या होता है ना, अगर आप जैसे चलिए ये मैं ऑफ जो कुछ चीज़ें कैमरे पे होती हैं, फिर कुछ ऑफ कैमरा होती हैं और वो सोशल मीडिया में चली जाती हैं। तो मेरा बहुत इवेंटफुल मान लीजिए पिछला 2-3 दिन रहे, क्योंकि मेरे एक शो में एक गेस्ट आ गए थे जो ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, पर उन्होंने आके कुछ विवादित शब्द यूज किए थे एक कम्युनिटी के लिए। तो हमारे, अब आप ऑन एयर हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, हमको तो मतलब आप हमारे नेटवर्क में आए हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। मैं जितनी पोलाइट हो सकी मैं हुई, पर उन्होंने फिर कुछ और बोलना शुरू कर दिया। तो फिर अब बात उस पे आ गई कि मुझे बोलना पड़ा कि आप शो छोड़ दीजिए, और वो शो छोड़ के चले गए। अब चलिए जो टीवी पे हुआ वो हुआ, हमें लगा वहीं ख़त्म हो गया, पर ये टीवी पे ख़त्म होने का ज़माना है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक दूसरा इंसान है। और वहाँ पर जो सोशल मीडिया में बवाल हुआ, उसके बाद मेरा पूरा वीकेंड सिर्फ उसी में गया है। मतलब फायर फाइट कहते हैं ना, चलो फायर फाइट तो छोड़िए, पर हर 2 मिनट में कोई ना कोई कुछ अनबन शंड आपको बोल रहा है हर 2 मिनट में। तो मेरा पूरा वीकेंड उसी में गया। और मंडे मॉर्निंग में जो भी दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि जो सारी आर्टीरियल रोड्स थी सेंट्रल दिल्ली की बंद थी, क्योंकि राहुल गांधी अपना जो स्टेटमेंट है ईडी को रिकॉर्ड करने गए थे, और जो पूरी कांग्रेस पार्टी है जोरों शोरों से उनके साथ लग गई थी, और वही मैं भी कवर करने गई थी। तो वीकेंड इसमें गया, मंडे ट्यूसडे उसमें गया, वो अभी भी चल रहा है। वैसे आपकी कभी राहुल गांधी से ऐसे पर्सनली मुलाकात हुई है? देखिए पर्सनल मुलाकात तो प्रियंका गांधी से काफ़ी बार हुई है। अगर मैं बोलूँ उन दोनों में से जिनको मैं कांग्रेस कवर नहीं करती हूँ, पर मैं पॉलिटिक्स कवर करती हूँ। चुनाव में मैंने 2 इंटरव्यू किए हैं प्रियंका गांधी के साथ, तो फील्ड में बहुत मुलाकात हुई है। मुझे एक चीज़, और ये बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे नेता ना, चाहे पार्टी कैसी भी हो, बहुत सारे नेता किसी भी पार्टी में कोई बहुत अच्छे होते हैं, कोई बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और मतलब आपको हर तरह के लोग हर पार्टी में मिलते हैं। प्रियंका गांधी के बारे में मैं बस एक ये, मतलब अगर मुझे कुछ याद है, 2014 में मुझे लगा, मेरे इंटरव्यू के पहले अमेठी का चुनाव था, वो अमेठी और रायबरेली, क्योंकि उनकी मदर रायबरेली से लड़ती हैं, और जो राहुल गांधी हैं वो अमेठी से लड़ रहे थे। तो वो सबसे बड़ी कैंपेनर होती थी उस वक्त। तब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी आ रहे थे। और मुझे याद है पहला जब, और हम कॉन्स्टेंटली प्रियंका गांधी के पीछे इतनी गर्मी में, क्योंकि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल पीक जून के अप्रैल मई जून के महीने में कैंपेन होता है। बहुत गर्मी थी, अमेठी में तो और भी गर्मी होती है। अब हम उनके पीछे लगे हुए थे। सफेद वाला वो जो गमछा आता है ना, वो डाल के घूमने लगते हैं मैं अब 2014 से ही, बनारस से ही हमने 6 गमछे खरीद लिए थे, क्योंकि दुपट्टा सब खराब हो जाता है भाई। आधा तो इसमें आपका काजल लग जाएगा, कुछ लग जाएगा, और ये अब्जॉर्ब भी नहीं करता, बेस्ट गमछा ही होता है, हमें देखा है। तो फिर हम जस्ट जा रहे थे कि उन्होंने गाड़ी रोकी, पहले हम 3 लोग खड़े थे धूप में, उन्होंने अपने जो वो लेके चल रही थी कूलर, वाटर कूलर, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स थी, उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक्स दी, तो हमको तब ठीक लगा। और जो पहला इंटरव्यू था, एक बार अगर आप याद करेंगे, मोदी जी ने उन्हें बोला था कि प्रियंका मेरी बेटी जैसी हैं। तो जो सबसे बड़ा बयान पहली बार प्रियंका गांधी का आया था, आई रिमेंबर के वो जब, अब लक की बात होती है, राइट प्लेस राइट टाइम, हम थे वहाँ पर, वो अपना काफिला छोड़ के गाँव में खुद ही चली गई थी, तो हमको वो वहाँ पे मिल गई। तो उन्होंने बैठ के तब एक, वो कहते हैं ना जो हुक शॉट होता है, उन्होंने दिया था और बोला था, हमने यही सवाल किया था कि मोदी जी कह रहे हैं कि आप तो उनकी बेटी जैसी हैं, तो उन्होंने मुड़ के बोला था कि देखिए मेरे सिर्फ एक पिता हैं और उनका नाम राजीव गांधी है। और वो तब उस टाइम पे बहुत, अगर माने वायरल हुआ था, तब वायरल हुआ था। पर एनीवे, बात आपकी जो पहली स्टोरी है आप उसी पे आई। नहीं, मैं ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड वाली जो चीजें हैं ना, वो मैं पूछती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे प्रीति अपने शो में इतना बिजी रहती है कि उनके पास वक्त नहीं होता।
तो जब वो स्टूडियो आती हैं तो मैं पकड़ के सारी बातें उनसे, सारे किस्से पूछने लगती हूँ। हमारा ये शो 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है, बड़ी खबर, सुर्खियाँ, ऑर्डिनरी ऑफ द वीक और रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मेरा फेवरेट सेक्शन है। तो सबसे पहले बड़ी खबर वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस बार की बड़ी खबर जो हमने चुनी वो थी प्रयागराज से। प्रयागराज में 10 जून को हिंसा हुई। नुपुर शर्मा के बयान का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे थे। उनकी मांग थी कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए और आसपास की जो दुकानें हैं उसको बंद कर दिया जाए। बस इस बात पर व्यापारियों और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनमें झड़प हो गई, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई और हिंसा के बाद जावेद मोहम्मद को मुख्य आरोपी बताया गया। 12 जून को बुलडोजर से उनका घर गिरा दिया गया। इसके बाद जो जावेद मोहम्मद की बेटी हैं आफरीन सुमैया फातिमा, उनका बयान सामने आया। बयान पर तो बाद में आएंगे, पहले ये जान लेते हैं कि आफरीन को लेकर एसएसपी, प्रयागराज के एसएसपी ने क्या बयान दिया है। ये व्यक्ति प्रयागराज का है, करेली क्षेत्र का निवासी है। ये तमाम मीटिंग्स में भी शामिल रहता है, वहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करता है। इसके किसी से कनेक्शन सर? और उसके बाद इसके मोबाइल में बहुत सारी चीजें मिली हैं। ये तमाम चीजों को प्रोपेगेट करने का काम करता रहा है। इसकी एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है, जानकारी मिली है कि जेएनयू में पढ़ती है, वो भी इसी तरह के खुराफाती मामलों में लिप्त रहती है। ये पिता और पुत्री ये सब मिल करके पूरा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करते हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया गया, खुराफाती चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है आफरीन के लिए और उनके पिता के लिए भी। आफरीन ने वैसे जेएनयू के साथ साथ एएमयू से भी पढ़ाई की है और वो शुरू से ही ना पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रही थी। एएमयू में वो विमेंस कॉलेज की प्रेसिडेंट भी थी, तो प्रोटेस्ट में और बाकी सारी चीज़ों में वो हमेशा ही पार्ट लेती रहती थी, चाहे कॉलेज का हो या फिर यहाँ दिल्ली में सीए एनआरसी का। अब इसी बात पर, इसी के आधार पर उन्हें नेतागिरी करने वाली, खुराफाती और बदमाश जैसे शब्द पहले भी सुनने मिलते थे और एसएसपी साहब को भी ये शब्द बोलने में कोई हिचक नहीं महसूस हुई। मतलब इन सब बातों को एक बार एक तरफ रख दीजिए कि आफरीन कौन है, उनके पिता ने क्या किया, उन पर क्या आरोप हैं। दूसरी बात यह है कि जिस पर मैं फोकस करना चाह रही हूँ वो ये है कि एक लड़की जब भी पॉलिटिक्स में आती है ना, बहुत कॉमनली ये मान लिया जाता है, उसके कैरेक्टर पर नेगेटिवली पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि ये तो बड़ी बेकार लड़की है, बड़ी खुराफाती लड़की है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, मम्मी पापा ने इनको देखो पढ़ने भेजा था और ये किन कामों में लग गई है। बहुत आम है प्रीति ऐसा मानना। बिल्कुल। सुना नहीं है कि मतलब ये क्या नेतागिरी कर रहे हो, मतलब पढ़ाई के लिए भेजा था, पढ़ाई वढ़ाई करो, ये नेता कब से बनने लग गए हो तुम। और इस वाले जो केस आपने बताया ना सोनल, उसमें हम पहले ही तय कर लेते हैं कि हम ये बात नहीं करेंगे कि आप क्या जो आफरीन का प्रोटेस्ट था जो हुआ उस बात से आप सहमत हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आपकी दो राय उसमें हो सकती हैं आप लोगों की, कोई इनसे सहमत होंगे, कोई नहीं सहमत होंगे। हम उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं और अगर हम इसको सिर्फ एक नजरिए से देखें कि एक लड़की है, पॉलिटिक्स में एंटर की हैं, अगर वो अभी तो स्टूडेंट लेवल पॉलिटिक्स है और किसी भी अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई लड़की होती है, अगर पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रहती है तो स्टूडेंट लेवल पे ही पॉलिटिक्स शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि वो आगे जाकर कहीं और मतलब बड़ी पोस्ट पे एकदम से आ जाए, वो बहुत रेयर होता है। तो अगर हम उसी को देखें सोनल और उसी पे स्पॉटलाइट डालें तो क्या वो आसान है कि एक्सेप्ट करना? हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है। घर में भी हमने बहुत बार देखा है कि आप मतलब बहुत सारी आप ड्रामा बोल सकते हो कि हम चलो ड्रामा में भाग लेंगे, हम लिटरेचर में भाग लेंगे, हम एक सोसाइटी बन गई है डिबेटिंग की, हम उसमें पार्ट लेंगे। एक साहित्य की सोसाइटी है, हम उसमें जाएंगे। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो यही जब घर में फेस करते होंगे और उन पे कोई क्वेश्चंस नहीं उठा था। पर अगर हमारे व्यूअर्स ही जाकर अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली को बोले देखिए चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन है, हम ट्रेजरर की पोस्ट पे खड़ा होना चाहेंगे या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, तो जो पलट के जो जवाब आता है, एक तो आश्चर्य होगा और दूसरा आएगा कि भाई ये नेतागिरी कब से करने लग गई, मतलब और कितनी सारे एवेन्यूज हैं वो करो। मतलब नेतागिरी को वैसे ही बहुत नेगेटिव सेंस में ही अब लिया जाता है, जो नेताओं की हरकतें हैं उनकी वजह से, या जैसे पॉलिटिक्स चलती रही है, पॉलिटिक्स को हमेशा ना थोड़ा सा गंदा ही माना जाता है कि भाई ये अच्छी फील्ड नहीं है। जिस तरह से जर्नलिज्म भी लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत तो आज भी माना जाता है। जब मैं जर्नलिज्म में भी आने वाली थी तो मेरे कुछ रिश्तेदारों ने कहा था कि लेट नाइट तक काम करना होगा, देख लो सारे लड़के ही रहते हैं आसपास, उन्हीं के बीच काम करना है। ये बात हटा भी दी जाए, आप ना इसे घर के लेवल से देखिए प्रीति। स्कूल में भी अगर कोई लड़की क्लास कैप्टन या हेड गर्ल बनती है, स्कूल के अलावा वो अगर किसी ऐसे कॉमन हाउसेस होते थे ना, मेरे स्कूल में तो अग्नि, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल टाइप के हाउस होते थे, उसमें मैं अगर खड़े होती थी ना तो
चलो मम्मी लोग को तो पता ही था कि बहुत लड़की वैसे भी बहुत बोलती है, तो जाने दो, जो कर रही है करने दो। जो थोड़े दूर के रिश्तेदार थे वो यही बोलते थे कि नेतागिरी में कम, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान लगाओ, ये करने नहीं भेजे। नहीं, और अगर आप देखें भी ना, अगर आप चलिए मान लीजिए आपको नेतागिरी करनी भी है, एक स्पेस बना दी थी महिलाओं के लिए। अभी भी मैं मतलब एक माइक्रो से मैक्रो लेवल तक अगर हम आए तो आपके लिए चलिए अगर 6 स्कूल से शुरू कर देते हैं, फिर कॉलेज तक पहुंचते हैं। अगर 6 अपॉइंटमेंट हैं स्कूल में, स्कूल कैप्टन अगर मान लीजिए अगर गर्ल और बॉय हेड गर्ल और गर्ल हेड गर्ल ना हो, एक ही पोस्ट हो, तो यूजुअली किसको जाएगी? हमको जो जब हम बड़े होते हैं ना, हमें भी लगता है यार ये तो लड़का ही होगा हेड बॉय, हम किसी और चीज़ पे फोकस करते हैं, हम सोशल साइंस प्रीफेक्ट या कोई और चीज़ पे फोकस करते हैं। यूजुअली ऐसा हो जाता है। कॉलेज में जब आप जाएंगे, जो टॉप पोस्ट होती हैं उस पे अपना नाम देना, आपको लगता है कि भाई ये मैं अपना नाम प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए दूंगी। अब वो ना जो लोग होते हैं ना, चलिए उनको महिलाएं चाहिए, आपको वुमन फेस चाहिए अपने कैबिनेट में। मैं कॉलेज की लेवल पे ही बात कर लेती हूँ। आपको एक महिला चाहिए, आपको एक लड़की चाहिए, अच्छा बोलती है, सब कुछ कहती है, पर प्रेसिडेंट होना लड़ेगी वो, तो उसके लिए ये पोस्ट है। दूसरा देख लीजिए, अगर हम बड़ी पॉलिटिक्स में आते हैं, आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर पोर्टफोलियो कौन सा होता है महिलाओं के लिए? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वो तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, थोड़ा डाइग्रेस करूंगी, कि हमारी कंट्री में अगर तरक्की को माना कि ट्रू तरक्की, ट्रू सेंस ऑफ वुमेन पावर तब होगी जब एक वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो है ना, एक आदमी को जाएगा, महिला को नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना सक्षम होगा ये चीजें समझने के लिए जो वुमेन और चाइल्ड वाली चीजें हैं, और उसको डील करने के लिए, और एक महिला को कोई और पोस्ट दी जाएगी। बाकी अगर पार्टी के अंदर ही, मैं कितनी बार मतलब बैठी हूँ सोनल, जहां पर एक पार्टी की मीट हो रही है, अगर कोई बहुत अच्छा बोलती है और एक बड़ा नेता खड़ा है, उसको बोलेगा अरे महिला मंडल में शामिल करो, तुम एक दिन महिला मंडल की प्रेसिडेंट बनोगी। भाई महिला मंडल क्यों? मैं तो पार्टी की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ ना, मैं महिला मंडल तक क्यों सहमत रहूं? मुझे पार्टी की प्रेसिडेंट बनना है, पर वो आपको नहीं बनने देंगे। अब इसमें एक ब्रेक कहां से आया? बहुत लोग कहते थे कि चलिए ये तो ऐसी टोकनिज्म है, सिंबलिज्म है। जब निर्मला सीतारमन को डिफेंस का दिया, उसके पहले एक बार डिफेंस पोर्टफोलियो एक महिला को गया था, और वो थी इंदिरा गांधी। उसके बाद अभी जब हुआ है निर्मला सीतारमन को, जब इंदिरा पीएम थी तो उन्होंने खुद ही लिया था ना। हाँ, तब उन्होंने खुद ही ले लिया था, इमरजेंसी के टाइम सभी को, जो वो अलग बात है। पर अगर हम इसमें देखें तो निर्मला सीतारमन को दिया, पर चलिए टोकनिज्म है, सिंबलिज्म है, दे दिया आपने, पर जो आपका कैबिनेट है, 77 मिनिस्टर्स हैं, मुझे हिंदी में नहीं पता 77 को क्या बोलते हैं, आप मुझे बताओगे। 77 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें कितनी है महिला? आप ये सवाल हम अपने व्यूअर्स से पूछते हैं, कितनी महिलाएं हैं कि इंडिया में अभी कितने कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनमें से कितनी महिलाएं? आपको फिर जब आपको इसका आंसर होगा ना, क्योंकि मुझे आंसर पता है, जब आपको इसका आंसर पता चलेगा ना, तब आपको ट्रू आइडिया होगा कि हम कितनी, मतलब पोजीशन ऑफ पावर में अगर किसी महिला को आना है, कितनी बड़ी स्ट्रगल है अभी भी। मुझे इससे जुड़ा ना एक बहुत बढ़िया किस्सा याद आया, जब आपने कहा कि लड़की प्रेसिडेंट की पोजीशन पर नहीं खड़ी होगी, बाकी सब ये हो सकती है। मैं इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव कवर करने के लिए इलाहाबाद गई थी, इलाहाबाद पहुंची थी, प्रयागराज। वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऋचा सिंह के बारे में बात शुरू हुई। लड़कियों का एक ग्रुप मेरे आसपास बैठा था, तो वो बताने लगी कि जब ऋचा सिंह चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई, तो सब उन पर हंस रहे थे कि इनको कौन ही प्रेसिडेंट बनाएगा, मतलब ठीक है अच्छा बोलती हैं, अच्छा करती हैं, प्रेसिडेंट के लिए कौन। और एट दी एंड ये हुआ था कि जो 3 छोटी छोटी पार्टीज थी, उन्होंने जाकर ऋचा को सपोर्ट कर दिया था, और वो प्रेसिडेंट बन गई थी। ऋचा प्रेसिडेंट थी, और जो नीचे के 3 पोजीशंस थी उस पर मेल थे। तो खुन्नस मेल थे और दूसरी पार्टी के थे, ऋचा की पार्टी का कोई नहीं था। तो बाद में खुन्नस इस बात पे शुरू हुई, मतलब आपस में टसल इस बात की थी कि जैसे वो बात करें कि लड़कियों के लिए वॉशरूम बनना है या लड़कियों के लिए ये बनना है, तो वो उस बात पे नहीं अग्री होते थे, वो किसी और बात पे फिर बहस शुरू हो जाती थी कि ये होगा, अच्छा ऐसा होगा, अच्छा वो होगा। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि चलो पार्टी पॉलिटिक्स, दो स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स होती है, ये भी चलता था कि भैया लड़की का आदेश हम क्यों सुने, मतलब लड़की होके वो थोड़ी ना बताएगी कि किन टॉपिक पर। सुनो, आदेश क्यों सुने? एक बात बिल्कुल सही बोली, लड़की का आदेश क्यों सुने और लड़की की एडवाइस क्यों ले? अब मैं इसमें एक वाकया ऐड करती हूँ। जब मैंने पॉलिटिक्स कवर करना शुरू किया था, हमारे नेटवर्क में ही मान लीजिए बहुत सारे जो एडिटर्स होते हैं, सारे ही मेल हैं, सारे ही मेल एडिटर्स होते हैं। पॉलिटिक्स अगर आप देखिए, अधिकतर सिर्फ मेल ही कवर करते हैं, बहुत कम आपको ऐसी वुमेन रिपोर्टर्स मिलेंगी जो एंकर और स्टूडियो में रहना एक बात है, फील्ड में जाना, कवर करना,
रैलीज में जाना, वो अलग बात है। बिगिनिंग से लेकर एंड तक रैली में कवर करना, जो मेरे बहुत ही इतने अच्छे एडिटर रह चुके हैं, जो मेरे बॉस थे, वो भी कतराते थे मुझे रैली में भेजना। अरे रैली में जाके क्या करोगे, वहां पर तो सिर्फ पिए हुए होंगे, वहां पर सिर्फ मतलब, और ये सही भी है। अगर आप एक रैली में गए हैं, एक तो मतलब ट्रू टेस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल रैली टू कवर, आई फील, अगर मैं देखूं तो एक लालू प्रसाद यादव की रैली कवर की थी मैंने, और वहां पर सिर्फ या आपको अल्कोहल की स्मेल आ रही थी या आपको स्वेट की स्मेल आ रही थी, और इतने लोग थे। पर ये आपको करना, मतलब ये आप करना चाहते हैं, तो बहुत कतराते थे कि भेजें क्या भेजें। अब ये बात छोड़िए, अगर हम एक, जैसे हमारी मीटिंग होती थी, पता है मैं पहले बहुत ही एज अ पर्सनैलिटी जो मेरी थी, मैं बहुत धीरे से बोलती थी, बहुत आराम से बोलती थी, इतना अग्रेसिव नहीं बोलती थी। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ मैं वापस वैसे ही बोलूँ, क्योंकि जो मीटिंग्स होती थी हमारी सोनल, हम बैठते थे, सारे पॉलिटिकल रिपोर्टर्स होते थे, तब मैंने अभी शुरू किया था पॉलिटिक्स कवर करना, पर तब की बात से लेके 5 साल उसके बाद कवर करने के बाद 2014 का इलेक्शन कवर किया, 2019 का इलेक्शन कवर किया, अब जाकर मुझको 2022 में सीरियसली लिया जाता है कि इसको थोड़ी तो आइडिया ही होगा, कुछ पता है, कुछ हाँ। तो पता है। नहीं तो अब जो टॉप से टॉप एडिटर्स होते हैं ना, अच्छा ये बताओ क्या हो रहा है कांग्रेस में, मतलब तुम्हें लगता है होगा, वो जाएगा क्या? तुम्हें लगता है बीजेपी में ये मंत्री इधर चला जाएगा? और अगर 3 लोग हैं ना, जैसे हमारे कैमरा पर्सन हो गए, हमारे प्रोड्यूसर हो गए, और सोनल तुम हो गई, और अगर मैं तुम हूं, ये सवाल मुझे देखेंगे भी नहीं, मतलब तुम्हें लगता है जाएगा, तुम्हारी क्या राय है इसमें, ऐसा होगा क्या? और हे भाई, मैं कवर करती हूँ ना, आप मुझसे पूछे, मेरी बीट है, आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं अपना आपको ना, जब लगता है कि आप अंडरमाइन हो रहे हो, तो मैं बहुत जोर जोर से बीच में बोलती थी कि सुनने के लिए। और अब मुझे लग रहा है कि ये सबके साथ होता है, महिलाओं के साथ, आपके साथ हुआ होगा, जब आप आए सीरियसली नहीं लेते हैं आपको। अगर आपके साथ कोई मेल भी है ना, तो जो अगर राय लेंगे, प्रोफेशनल राय लेंगे, ये नहीं कि खाने में क्या बनाना है और ऐसा क्या करना है, कोई प्रोफेशनल राय लेंगे, उनको देख के बात करेंगे, आपको देखिए, बहुत ये इंट्रिंसिक होता है बहुतों का, आपसे राय नहीं ली जाती, आ जाता है ये बात। और अब ये जो हम जिस खबर पर बात कर रहे थे, इसका दूसरा पार्ट ये है कि जावेद मोहम्मद का जो घर गिराया गया, वो घर जावेद मोहम्मद के नाम से ही नहीं था। जो आफरीन है, उनकी माँ के नाम पर वो घर था। आफरीन के जो नाना जी वाला साइड है, नानी वाला साइड है, उनसे वो घर उन तक पहुंचा था, मतलब वो मैटरनल उनकी फैमिली का घर था। और सारे बिल्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ उनकी माँ के नाम से जा रहा था। तो इस केस को देख के ही लगता है ना कि कैसे प्री अज्यूम कर लिया जाता है कि घर है तो वो पुरुष का ही होगा, पुरुष वहां रह रहा है तो वो पुरुष के ही नाम होगा, पुरुष का ही घर है, वो ही चला रहा होगा, तो इसे तो तोड़ सकते हैं। आजकल जब टैक्स में छूट मिलती है, महिलाओं के नाम से घर लिया जाता है, तब कुछ महिलाओं के नाम पर घर लिए भी जाने लगे, वो संख्या बढ़ रही है। लेकिन वाकई कितनी महिलाओं के पास ओनरशिप होती है घर की, ये भी एक सवाल मुझे इससे जुड़ा हुआ लगा, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। सोनल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक और उसमें ऐड करूंगी जिस पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स होंगे, जैसे कॉर्पोरेट सेटअप होता है, उसमें भी वैसा ही होता होगा ना सोनल, कि मतलब मेन इन पावर, आप कभी सोच नहीं सकते आप बिल्कुल ही टॉप तक पहुंचोगे। और जो स्क्यूड रेशो होता है कि 80% मेन होंगे, 20% या 30% विमेन होंगी, आप कमिटी में शामिल कर लेते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरम ब्रेक करने के लिए, कि ऐसा ना दिखे कि सभी के सभी आदमी है, एक महिला आ जाएंगी। पर द लार्जर पिक्चर इज कि जर्नलिज्म फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, कॉर्पोरेट फील्ड, हर फील्ड में है, ये इक्वल नहीं है। पर जो आपने अभी बात की, इंटरेस्टिंग है ना, कि घर होगा, एक परिवार है, तो घर तो आदमी का ही है, आदमी नहीं खरीदा होगा, जो उसका होगा वाइफ के नाम पर थोड़ा ना होगा। और इसमें इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो इसमें जो जिनके नाम था, वो उनके पिता ने उनके नाम पर कर रखा था। अजीब है, पर सबको प्रिज्यूमेबली लगता है कि भाई आदमी के पास ही पैसा है, आदमी ही घर खरीदेगा, और अगर मजा चखाना है तो आदमी का ही घर टूटेगा। अब वो नाम तो किसी और का था, अब उस महिला ने क्या किया था, क्योंकि वो उनकी बीवी थी, आपको लगा। पर बात ये भी है, अगर हम देखें सोनल, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट कह रही है इलीगैलिटी, इलीगल था, और क्योंकि ये अक्यूज्ड हैं, इसीलिए उनके घर को, क्योंकि वो इलीगल एज पर द यूपी पुलिस। मेरा सवाल यही है कि इलीगल था, ये सारी कार्रवाइयां ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में ही क्यों होती है? और आप नोटिस जावेद के नाम से भेज रहे हो, आप सब कुछ उन्हीं के नाम से चस्पा कर रहे हो, क्योंकि आपने तो ये मान रखा है ना कि ये उनका घर है, वो यहाँ रहते हैं, तो भाई उन्हीं का ही होगा, मतलब घर थोड़ी किसी और का हो सकता है, घर की महिला का थोड़ी हो सकता है। और जब भी दंगाइयों पर, तथाकथित दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, किसी पर भी कार्रवाई होती है,
आप ये नहीं देखते कि उस फैमिली में माँ, बहन, बेटी वो सब है। आपको लगता है कि उसको मज़ा चखाने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए घर पर एक्शन ले लो या ये, लेकिन पूरा परिवार भी तो उतना ही ओनरशिप रखता है उस घर की, मतलब वो भी तो उनका ही उतना ही प्लेस है ना। क्योंकि इस बार में देखिए, चलिए जो उनकी बेटी थी आफरीन, उनको कहा जाता है खुराफाती, आपने कहा, चलिए सीए प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई थी, बहुत वोकल है, एएमयू की आई थिंक प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, बहुत वोकल हैं, जो भी कॉज हो उनका, उसमें तो आपको उन्हें मजा चकाना था कि क्योंकि वो इसमें भी शामिल थी। जो रायट्स हुए थे फ्राइडे प्रेयर्स के बाद, आपको जैसे आपने जो यूपी पुलिस है उनको लगता है कि एक पुख्ता सबूत होगा कनेक्ट करने के लिए, जो उनके फादर हैं आपको उनको बताना था कि देखिए अगर आप राइटिंग करेंगे तो आपके साथ ये होगा। पर इन दोनों को मजा चखाने में जो आप कह रहे हो, प्राइस पे किया उनकी मदर ने, जिन्होंने कुछ ही नहीं किया था। घर तो उन्हीं के नाम है अभी भी। अब हमें क्या पता कि उनकी बनती है फैमिली से, नहीं बनती, क्या है उनके इक्वेशंस। आपने पर अज्यूम कर लिया कि ये तो यूनिट है और ये यूनिट के हेड जो मेल हैं इन्हीं हैं और इन्हीं का घर है, तो अब इस घर को तोड़ो। ये अच्छा करेंगे तो सारा फायदा सबको होगा, इन्होंने कुछ किया तो सभी उसका भुगतें। तो इसी के ही साथ हम बड़ी खबर वाले सेगमेंट को क्लोज करते हैं। सोचिएगा, आप भी अपनी राय बताइएगा हमें कमेंट में कि इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं का घर में कितना हिस्सा होता है? नॉट ऑन पेपर्स की भी मैं बात कर रही हूँ, मतलब आप बोलते तो उन्हें है कि मैं जैसे बोल लूँ कि प्रीति का घर है, मुझे नहीं पता कि प्रीति को उस घर की डिसीजन मेकिंग में, उस घर के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में उनसे कितनी राय ली जाएगी, कितना पूछा जाएगा। और आप ये बोलकर सिर्फ ना वेव ऑफ नहीं कर सकते कि उनको तो पता ही नहीं है। आप स्पेस तो दीजिए, आप उनके हाथ में महीने में दीजिए 2000 रुपये और कहिए किसी अनपढ़ महिला को भी घर चला के दिखाओ, वो बहुत बेटर मैनेज करेगी मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब घर चाहे किसी का भी हो, राय किसकी ली जाती है, स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर्स, स्पेशली अगर मैटर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, अगर मैटर्स होते हैं जो बड़े मुद्दे होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में सब इवनली कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडवाइस, तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो ये आपको मे भी क्वेश्चन करना चाहिए। और आप भी अपने ही घर से बदलाव ला सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही शुरू करके। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ। दूसरा सेगमेंट है सुर्खियों का। पहली सुर्खी इंदौर से है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, 4 महिलाएं डोमिनोज की एक डिलीवरी करने वाली लड़की को पीट रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी लड़कियों पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी लड़कियां एक ही मोहल्ले में रहती हैं और पहले साथ काम करती थी। अब ये वीडियो देखकर ना कुछ लोगों को बहुत मौज आ गई है। कुछ कहने लगे फेमिनिज्म गॉन रॉन्ग, कोई कह रहा है औरत ही औरत की दुश्मन होती है। प्रीति, इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए, ये औरत ही औरत की दुश्मन होती है बहुत ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ ना, दैट वी हैव डीइफाइड वुमेन। आपने उनको एक पेडेस्टल पे रख दिया है कि देवी होती हैं, उनको पूजा जाता है, महिलाएं कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। और अगर वो उन पे भी मॉरली बाउंड हो जाता है, क्योंकि उनको भी लगता है जब भी वो कुछ भी नॉर्मल करें, क्योंकि फाइट क्या है महिलाओं की, मुझे लगता है हमारी बस एक बेसिक फाइट है। देखिए, हमें कोई देवी नहीं बनना है, हमें नॉर्मल इक्वल रहना है, हमें बस उतना ही दीजिए। खड़े मत होइए हमारे लिए, पर हरास भी मत कीजिए, मतलब सेम इक्वेट करिए कि आप हमें इक्वली देखें। और इसमें यही बात है, क्योंकि अरे महिला ने मार दिया, क्योंकि सबको इतना कि कैसा ये गुंडागर्दी कर रही हैं। अरे महिला ही हैं, मतलब कोई ऐसा कोई देवी देवता तो है नहीं, और ना कुछ और है कि इनमें कोई, जैसे आप गुंडागर्दी कभी कर लेते हैं, ये भी कर लेती हैं, गलत है, जेल जाना चाहिए, केस होना चाहिए। पर इसको उस नजरिए से देखना कि महिला होकर जब हम डाल देते हैं ना एक प्रीफिक्स, अरे महिला होकर तुमने ऐसा कर दिया, लड़की होकर तुमने ऐसा कर दिया। ये जो बात है ना फेमिनिज्म गॉन रॉन्ग, मतलब मुझे समझ नहीं आता कौन से फेमिनिज्म के चैप्टर में ये बात लिखी है कि लड़कियां बुरी नहीं हो सकती, महिलाएं गलत नहीं कर सकती, वो तो क्रिमिनल्स हो ही नहीं सकती। वो तो भैया कितनी बढ़िया बढ़िया लेडी डॉन हुई है, बढ़िया मतलब कितनी हीनियस लेडी डॉन्स हुई हैं। आप लोग जरा इतिहास उठाकर पढ़िए। हमारी लड़ाई फेमिनिज्म की इस बात की है, लड़ाई भी नहीं, मतलब ये तो अब मैं क्या मूवमेंट कहूँ, इसी बात का है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए इस आधार पर मत रिजेक्ट करिए कि भैया ये तो महिला है, ये तो कर ही नहीं पाएगी। ये मत अज्यूम कर लीजिए कि भैया लड़की है तो मैथ्स में कमजोर ही होंगी। आप जो मान के चल लेते हैं ना कि लड़की होने के कारण ऐसी है, महिला होने के कारण ऐसी है, फेमिनिज्म की लड़ाई उस बात की है। और
हम कभी नहीं कहते फेमिनिज्म में कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, वो तो देवी होती हैं, उनको पूजा करो। मतलब ये तो वही पेट्रियार्कल नोशन की बात है जिसके खिलाफ हम हैं कि वो भी इक्वली इंसान है, वो भी उतनी हो सकती है। हमेशा होता है सोनल, अगर आप बस मैं इसी को हमेशा बार बार अगर देखते हैं ना, मुझे इसी वर्ड से बहुत घिन आती है, क्योंकि अगर चलिए बहुत लोगों को लगता है अरे फेमिनिस्ट है, ये तो झंडा लेके पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ने जा रही है। फेमिनिज्म की लड़ाई सिर्फ इक्वालिटी की लड़ाई है, उसके ऊपर कुछ नहीं चाह रहे हैं। बस जो एक टेबल होता है ना जिसमें आप बैठते हैं, हमें इक्वल स्पेस चाहिए उसमें बैठने के लिए। अगर 3 मर्द बैठे हैं तो 3 महिला भी उसमें बैठे और उनको लगे कि ये उनकी स्पेस है, बस हमको यही चाहिए, उसके ऊपर नहीं चाहिए। आपको उठाएंगे नहीं कि चौथी महिला वहां पे बैठ जाए। पर अगर हम दूसरे उससे देखें, अल्टीमेटली भाई दे शुड पे द प्राइस ऑफ व्हाट दे हैव डन। उनको आप इतना बड़ा मत कीजिए। और जो मैं बोल रही थी, जिस वर्ड से मुझे घिन है, लड़की होके ऐसा कर दिया, देखो लड़की होके मारा। इतने कभी कभार आपने देखा है, हमको ना इंसेप्शन कहा जाता है, हमारे जहन में ये चीजें बिठाई जाती हैं धीरे धीरे धीरे। अगर पेपर खोलेंगे न्यूज़पेपर, बड़ी बड़ी हेडलाइन होगी, अ मदर किल्स हर चाइल्ड, हाउ कैन अ मदर डू दिस, और अ वुमन गैंग ब्रूटली शराब पी के नाचती हुई, हाँ शराब पी के हंगामा करती हुई, शराब पी के नाचती हुई, हंगामा करती हुई। करेंगे क्योंकि मतलब ये देवी देवता नहीं है, आपने बनाया है इनको देवी। जो प्रीति कह रही है उससे तो अब मैं सहमति हूँ। आप अगर असहमत है तो बताइएगा कि क्यों असहमत है कमेंट सेक्शन में। मैं बढ़ती हूँ अब अगली सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी ना कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर एक कपल लंबे समय से साथ रह रहा है तो कानून उन्हें शादीशुदा मानता है और उनकी संतान को भी पुश्तैनी संपत्ति में जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सा दिया जा सकता है। अब इस टिप्पणी का एक बैकग्राउंड है, पहले आप वो समझ लीजिए। मामला केरल का है, एक परिवार की प्रॉपर्टी के विवाद से जुड़ा हुआ है। 4 भाइयों का एक परिवार था। भाइयों में से एक जो था वो एक महिला के साथ सालों से रह रहा था और दोनों का एक बेटा भी था। अदालत के सामने यही सवाल था कि क्या बेटे को संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति लिव इन में था, शादी नहीं की थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि रिश्ता वैध नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की कमी की वजह से रिश्ते को वैध नहीं माना और मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पुरुष और महिला लंबे समय से एक साथ रहते हैं और उनके पास उनके रिश्ते का कोई प्रमाण नहीं है तो उनके रिश्ते को वैध ही माना जाएगा। प्रीति, इसमें ना जो मूल बात है वो कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को एक तरह से वैधता दी है, उनके रिश्ते को रिश्ता माना है। हालांकि जितने भी ऐसे केसेस होते हैं और उनमें ये देखा जाता है कि मतलब बहुत मुश्किल है ये कहना कि भारत की न्यायपालिका लिव इन के पक्ष में है या विरोध में है। मतलब बहुत डाइसी से इनके व्यूज होते हैं। इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? देखिए, और पता है डाइसी से ऐसे होते हैं क्योंकि जो यूजुअली लोअर कोर्ट्स होते हैं ना वो देखने में आया है। और ये मैं मतलब क्योंकि मतलब जो भी हम टिप्पणी दें हमको एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है, तो आप उस पर मोटिव नहीं अटैच कर सकते। पर लोअर कोर्ट्स यूजुअली मैंने देखा है सोनल, मॉरली बहुत ज्यादा उस बेंड से अपनी टिप्पणी देते हैं या एक कोर्ट मतलब इन चीजों में सुनते हैं। मतलब रेप हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, जो भी हो, तो बहुत मॉरली वो रहता है। जब हायर कोर्ट्स में जाता है तब थोड़ा और सहम के इसका वर्डिक्ट आता है। पर जो ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपने स्पेशली इफ अ चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, हम क्यों वो नाम ले, हम कैसे कैसे चीजें बोलते हैं उस बच्चे को। और अगर उसको एटलीस्ट अंडर द लॉ राइट टू प्रॉपर्टी मिलता है तो आपने समवेयर डाउन द लाइन उसको लीगल सैंक्टिटी दी है। तो वो बहुत सारे जो गंदे गंदे शब्द हम बोल देते हैं ना, वो भी समवेयर डाउन द लाइन धीरे धीरे करके अगर कोर्ट लीगल सैंक्टिटी देगा तो समाज धीरे धीरे समझेगा। पर एक फ्लिप साइड मुझे लगती है सोनल इसमें, क्योंकि अगर हम लिव इन की बात करें बहुत टाइट रोप वॉक है कोर्ट्स के लिए भी, क्योंकि इसमें मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत बढ़िया है कि कोर्ट्स ने कम से कम राइट टू प्रॉपर्टी दिया है। क्योंकि आप एक फैमिली यूनिट ही है, बस आपकी शादी नहीं हुई है, आपका एक बच्चा हुआ है और उसको कम से कम अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी राइट्स जो किसी और को मिले उसको मिलना चाहिए। पर इसमें एक ऐसा भी होता है कि बहुत बार अगर आपने देखा है बहुत महिलाएं कोर्ट जाती हैं और बहुत लोग सहमत होते हैं, हो सकता है आप इससे सहमत हो कि देखिए मतलब मेरा रेप हुआ है क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था मुझसे शादी करेंगे, ही वाज लिविंग मतलब मेरे साथ लिव इन कर रहे थे 1-2 साल के लिए और मुझे हमेशा इन्होंने बताया था कि मुझसे शादी करेंगे।
और अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रॉमिसिंग मैरिज उसके अंदर इन्होंने मुझे बोला इन्होंने मेरा रेप किया है और शादी नहीं की। अब जब ये कोर्ट में जाता है ये बहुत ट्रिकी है, क्योंकि मुझे लगता है भाई आप तो अपने होशो आवाज में इनके साथ रह रही थी ना, अब शादी नहीं की, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट फॉर अ चाइल्ड टू बी बोर्न वो अलग बात है, क्योंकि दैट चाइल्ड शुड गेट एक्सेस टू एवरीथिंग दैट अ नॉर्मल चाइल्ड गेट्स, जो एक शादी में लीगल सैंक्टिटी एक शादी को मिलती है, उस फैमिली यूनिट को मिलती है। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसको मिलना चाहिए। मुझे आपकी इसी बात से ना याद आया कि नीना गुप्ता की जो बेटी है मसाबा जी, रिसेंटली उनकी एक सीरीज आई थी, तो उन्होंने इस बारे में सीरीज के बारे में बात करते हुए इंडियन एक्सप्रेस को एक बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में मसाबा ने कहा था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आउट ऑफ वेडलॉक बच्चा पैदा करूं। तो इस बात को बहुत नेगेटिवली लिया गया कि उनकी माँ ने जो किया वो उसी पर ही कॉमेंट कर रही थी, बट एक्चुअली जब मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा, पूरा स्टेटमेंट सुना, तो उससे जो निकल कर आया वो ये था, मसाबा का कहना था कि आज भी जिस तरह से बच्चे को देखा जाता है जो आउट ऑफ वेडलॉक बिना शादी के पैदा होता है, वो क्या कुछ झेलता है, पीठ पीछे उसे क्या कुछ सुनना पड़ता है। कोई मुंह पे नहीं बोल रहा है, पीठ पीछे बोल रहा है, लेकिन बात तो आप तक पहुंचती ही नहीं है ना कि क्या बोल रहे हैं। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर मेरा बच्चा या बच्ची ये सारी बातें सुने तो मैं उसको क्या बोलकर समझाऊं। मेरी माँ ने मुझे जैसे भी समझाया, उन्होंने बहुत हिम्मत करके मुझे पाला है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो वही उसी बातों में सोनल मुझे लगता है अगर देखिए आपके समाज आपके साथ शायद ना खड़ा हो, अगर कानून आपके साथ खड़ा है ना, उससे बहुत ताकत मिलती है, क्योंकि आप फिर बिल्कुल कोने में नहीं होते। समाज ने आपको चलिए बिल्कुल परे कर दिया कि भाई आउट ऑफ वेडलॉक, पता नहीं कैसे, मतलब जो भी गालियां वालियां होती हैं उसकी मैं उनमें पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, पर अगर कानून आपके साथ खड़ा है, कानून कह रहा है कि चाहे ये जो भी है इसको उतनी ही राइट मिलेगी जितने आपके बच्चों को मिलती है पेरेंटल प्रॉपर्टी को, तो आपने वो लीगली एक्सेप्ट किया है। और लीगल एक्सेप्टेंस ना ओवर टाइम सामाजिक एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होती है धीरे धीरे धीरे, पर शुरुआत कहीं से होनी चाहिए, मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। तीसरी सुर्खी गूगल से जुड़ी हुई है। गूगल पर एक लॉसूट चल रहा था। लॉसूट में कहा गया था कि गूगल महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव करता है, उन्हें ऊंचे पदों तक जाने नहीं देता, कम बोनस देता है। 12 जून को फिर गूगल ने घोषणा की कि अपने खिलाफ चल रहे इस लॉसूट को सेटल करने के लिए वो जुर्माना देने के लिए तैयार है। कितने का जुर्माना पता है? 118 मिलियन, मतलब करीब करीब 920 करोड़ रुपए। मामला 2017 का है। मोटा माटी बात ये निकल कर आई है कि गूगल महिलाओं को एक तरह से करियर ट्रैप में फंसाता है, जिसकी वजह से उन्हें आगे भी कम वेतन और कम बोनस मिलता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। इस हालिया मामले के अलावा पिछले साल भी एक ऐसे ही मुकदमे को सेटल करने के लिए गूगल ने करीब 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। तब कंपनी पर महिला इंजीनियर्स को कम वेतन देने और रेसिज्म के आरोप लगे थे। हैरत की बात यह है प्रीति कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी कॉरपोरेट सेक्टर में भी महिलाओं का सिस्टमैटिक उत्पीड़न हो रहा है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में रहती है, मतलब हमेशा लोगों की नज़र रहती है। उससे जुड़ी कोई भी खबर हो तो लोग देखते हैं, खोलते हैं। वहाँ भी एकदम खुला खेल फरुखाबादी टाइप से ये सब चल रहा है। देखिए ये सीधा हमारी जो पहली स्टोरी है उसके साथ टाई अप होता है कि चलिए पोजीशन ऑफ पावर एक बात है कि महिलाओं को नहीं मिलती है, उनको भी नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे, उनको भी लगता है वहीं तक सीमित रह जाएंगे, पर वो फाइनेंशियली भी टाइड इन होता है। मुझे नहीं लगता कि गूगल एक मतलब गूगल पे केस हुआ है, पर ये सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं है। ये नियरली 90% जो कंपनीज कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी मान लीजिए, बिजनेस कॉर्पोरेट जैसा भी मान लीजिए, मुझे लगता है ये हर उसमें होता है। और इतनी सारी स्टडीज हुई हैं, अगेन मतलब बोला जाएगा कि देखिए ये फिर महिलाएं अपना ढिंडोरा पीट रही हैं, पर इतनी सारी अगर स्टडीज आप देखें तो महिलाएं ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं वर्कफोर्स एज, मतलब जब वो काम करती हैं तो जब काम पे जाती हैं उनका कंट्रीब्यूशन यूजुअली बहुत सारी स्टडीज कहती हैं ज्यादा होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अभी जब यूपीएससी के रिजल्ट आए थे, पहली 5 में से 3 तो महिलाएं थी ना। अब अगर कोई कंपनी आएगी और रिक्रूट करेगी तो मेरे हिसाब से अगर हम जेंडर ना देंगे इन तीनों को तो मैक्सिमम पे मिलना चाहिए। चलिए ये तो आईएएस वो अलग बात है, कंपनी हाँ, तो पे देगी, पर ऐसा होता नहीं है। और ये मुझे लगता है ये हर क्षेत्र में होता है। हर क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं उनके मेल काउंटर पार्ट से उन्हें कम पैसा दिया जाता है। मुझे याद है प्रीति, ये बात मैंने पहली बार तब नोटिस की थी, मेरा घर बन रहा था, तो जो ईंट उठाने के लिए रेजा मजदूर बोलते हैं हमारे यहाँ, रेजा मजदूर भी लगी थी और प्लास्टर वगैरह करने के लिए जो मजदूर मेल मजदूर होते हैं वो भी थे, पुरुष थे। तो मैं दोनों से बात कर रही थी, मैंने कहा कि ईंट उठाकर ले जाना तो ज़्यादा मेहनत का काम है, वहाँ बैठकर प्लास्टर करना तो थोड़ा मतलब कम मेहनत है, उसमें तो कम फिजिकल वर्क है, तो इनको ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं और इनको कम क्यों मिलते हैं?
तो उसने कहा नहीं नहीं, मतलब जो ठेकेदार साहब थे उन्होंने कहा कि मजदूरी ऐसे ही तय होती है, ये होती है। फिर मैंने रेजा मजदूरों से पूछा कि आप लोग प्लास्टर नहीं कर पाती? कहती करती हैं, जब यहाँ मजदूरों की कमी होती है तब हमें प्लास्टर में लगा दिया जाता है, जब इसके मजदूर बराबर होते हैं तब हमें ईंट उठाने के लिए लगा दिया जाता है। तो मैंने कहा तब भी आपको इतना ही, कह रही हाँ हम प्लास्टर करें चाहे हम ईंट उठाएं, हमें पैसा इतना ही मिलेगा। मतलब और ये हर जगह है, फ्रॉम लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। और अगर आप बिल्कुल ही हाई आप जाइए ना, आप देखिए अगर आप बॉलीवुड में देख लीजिए जो सुपरस्टार्स हैं, और दोनों हैं महिलाएं और मेल सुपरस्टार्स हैं। चलिए इसमें एक और आर्गुमेंट होता है, बहुत कहते हैं कि जो मेल सुपरस्टार्स हैं वो ज़्यादा क्राउड पुल करते हैं, पर अगर आप सेम उसमें देख लीजिए जो, और बहुतों ने इन्हें बोला भी है, जैसे करीना कपूर ने एक फिल्म करण जौहर की ठुकराई थी क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि जो उनको जितना पैसा मिलता है उतना मिलना चाहिए, जो जितना मतलब उनको कम मिलता है जितना मेल काउंटर पार्ट है उनके, और उनको उस फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया था। और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज तब गए थे करण जौहर ने भी, मतलब हाउ कैन शी एक्सपेक्ट टू गेट पेड एज द सुपरस्टार ऑफ द फिल्म। पर मुझे लगता है कि ये हर उसमें है और आपको मांगना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई देगा नहीं। आपको अगर लगता है आप इक्वली उतना ही काम कर रही हैं जो आपके साथ वही काम कर रहे हैं, तो आपको मांगना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, आपको मतलब शर्माना नहीं है इसमें। वही मैंने उन जो दीदियाँ थी, मैं उस टाइम दीदियाँ ही कह रही थी, मैंने मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, मैं तो छोटी बच्ची थी, 10th में पढ़ती थी, तो मुझे बहुत वो लगता था कि आप लोग बोल क्यों नहीं रही हैं कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। तो ऐसे हंसने लगी, मतलब अब क्योंकि वो क्या जवाब देती मुझे। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि हम सबकी कंडीशन भी ऐसी ही है। अगर मेरी ट्रेनिंग इस तरह नहीं हुई होती, मैं इस तरह नहीं समझी होती, तो मेरे साथ जो मेरे मेल कॉलीग काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा मिलते, मुझे कम मिलते, तो मैं मान लेती कि चलो ठीक है, भले ही हम काम इक्वल कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई हमारी तीसरी सुर्खी भी है। कल यानी कि 14 जून को खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने की घोषणा की है। नौकरियां केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में दी जाएंगी, लेकिन फिर से सवाल वही है कि 10 लाख नौकरियों में आखिर कितनी महिलाएं होंगी। अब आप में से कोई सोच सकता है कि हमें इसमें भी महिलाओं की क्यों पड़ी है, मतलब रोजगार तो सबको ही मिलना चाहिए। उनके लिए मैं एक फैक्ट बता देती हूँ। NFHS 5 के मुताबिक भारत में 20 से 29 वर्ष की जो एज ग्रुप है उसमें 70% से ज़्यादा महिलाओं के पास रोजगार नहीं है। और जब बात मेल्स की आती है ना, तो ये संख्या 30% है, 30%। तो आप महिलाओं और पुरुषों की तुलना कर लीजिए, भयानक गैप है। प्रीति, मेरा सवाल वही है कि मतलब स्किल्ड लेबर्स को डेवलप करने के लिए सरकार क्या कर रही है, और इस पर आपका क्या सोचना है, मतलब क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए इंसेंटिव, ये मतलब बहुत लोगों का खुद का, ये सबको ही सोचना होगा कि एक तो बात है जो आपने एज ग्रुप मेंशन की 20 से 27 तक, अब 20 to 29, अगर ये एक एज ग्रुप है तो बहुत लोग कहेंगे अरे महिलाएं तो, बहुत सारी महिलाएं जो काम ही नहीं करना चाहती हैं, वो हाउसवाइफ बनना चाहती हैं या कुछ और करना चाहती है, काम ही नहीं करना चाहेंगे, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये भी बोलेंगे। और दूसरा जो फ्लिप साइड होता है ना इसका सोनल, ये ना बहुत सारी कंपनीज रिप्रोडक्टिव ईयर्स देखती हैं महिला के, कि उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर वो मैटरनिटी लीव पे जाएगी, फिर वो बच्चों पे फोकस करेगी। तो अगर आपने कभी देखा है, अगर जब इंटरव्यूज होता है ना, बहुत सारे कॉर्पोरेट इंटरव्यूज अगर होते हैं, वो आड़े तेड़े पहले तो ओपनली पूछ लेते थे, जर्नलिज्म में भी होता है, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, आड़े तेड़े पूछेंगे शादी हो गई है, और अगर आप बोलेंगे कि हाँ हो गई, कितने साल हो गए, तो वो दे विल ट्राई एंड गेज। क्योंकि अगर आप उस ब्रैकेट में आती है ना कि ये उस एज ग्रुप में है कि ये एनी टाइम शी कैन डिसाइड टू स्टार्ट हर फैमिली, और ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर हमारा तो फिर ये बच्चे प्रॉब्लम हो जाएंगे, मैटरनिटी लीव पे जाएगी। अब मैटरनिटी लीव बढ़ा दी है सरकार ने, अब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे जब वो नहीं आएंगी। तो इन बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं दैट विमेन फॉल ऑफ द लैडर, और ये हम जैसे लोगों की बात है। अगर आप अनस्किल्ड लेबर की बात करें, वो देख लीजिएगा, अनस्किल्ड लेबर का ये आंकड़ा नहीं है, ये स्किल्ड लेबर का आंकड़ा है जिसमें हम और आप काम करते हैं। तो उसमें बहुत अ लॉट ऑफ अस, कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू मिस द बस बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्री कंसीव्ड नोशंस। आप करियर ग्रोथ भी देख लीजिए, अगर आप इस एज ग्रुप में होंगी ना, अगर 29-30, अरे मतलब अब तो शादी हो गई है, प्रमोशन देना है, चाहे आपकी कितनी भी ज्यादा आपकी मेहनत हो ना, जो आपके साथ बैठे अगर मेल होंगे ना, और वो बुरे नहीं है, पर आपकी मेहनत ज्यादा है और उनको लग रहा है कि आप अभी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, शादी हो गई है, उसको जाएगा प्रमोशन। क्योंकि इसकी तो फिर फैमिली इश्यूज, प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, बच्चा बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्योंकि भाई आप ही की, महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर बच्चा बीमार होता है तो छुट्टी लेना, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा ना लेंगे, आप ही लेंगी। तो ये सब स्किल्ड लेबर में बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं।
मतलब आपने इतना बढ़िया पर्सपेक्टिव दिया, इस एंगल से मैं नहीं सोच पाई थी कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन इस डेटा के पीछे। और बढ़ती हूँ मैं इसी के साथ अगले सेगमेंट की तरफ, वो है ऑर्डिनरी ऑफ द वीक। इस हफ्ते की हमारी ऑर्डिनरी ऑफ द वीक है पूर्णा मलावत। पूर्णा तेलंगाना की माउंटेनर है जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों को चढ़कर इतिहास बना दिया है। एक लंबे समय से पूर्णा 7 कॉन्टिनेंट्स 7 हाईएस्ट पीक्स के मिशन पर थी। अब एक ब्रीफ में ना इनकी थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ, जान लेते हैं कि ये हैं कौन, वरना आपको लगेगा कि क्यों हमने इन्हें ऑर्डिनरी ऑफ द वीक चुना है। पूर्णा का जन्म हुआ था जून 2000 में तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पकाला गांव में। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने ऑपरेशन एवरेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था उन्हें, और फिर 2014 में महज 13 साल 11 महीने की उम्र में पूर्णा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी छू ली थी। माउंटेनियर्स के स्लैंग लहजे में अगर मैं कहूँ तो माउंटेन कॉन्कर कर लिया था। ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनाने का रिकॉर्ड। इसके अलावा 2020 में पूर्णा को फोर्ब्स इंडिया की जो लिस्ट जारी होती है सेल्फ मेड महिलाओं की, उस सूची में भी उन्हें शामिल किया गया था। वैसे पूर्णा के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है, 2017 में रिलीज हुई थी, नाम था पूर्णा करेज हैज़ नो लिमिट। कोई मतलब आप में से कोई ये सोच सकता है, किसी के मन में एक ख्याल आ सकता है कि हमने पूर्णा को ऑर्डिनरी ऑफ द वीक क्यों चुना। इस शो के लिए ना मैं और प्रीति बहुत तैयारी करते हैं, हम सुर्खियाँ शॉर्टलिस्ट करते हैं, बड़ी खबर पर ना बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि कौन सी खबर रखें, ऑर्डिनरी ऑफ द वीक डिसाइड करते हैं। तो हम इसमें सोचते हैं कि हम उन महिलाओं की कहानी सामने लेकर आएँ, हम कोशिश करते हैं उन महिलाओं की कहानी सामने लाने का जिनसे हमने कुछ सीखा, मैंने और प्रीति ने कुछ सीखा, आप भी कुछ सीख सकते हैं। देश के हालात आपको पता है, बीता हफ्ता ना बहुत हिंसा से भरा हुआ बीता, हर जगह खबरें आई, इलाहाबाद हो, रांची हो, बंगाल हो, आगजनी की, बुलडोज़र की। और इस वक्त पूर्णा क्या कर रही थी, वो पहाड़ चढ़ने की तैयारी कर रही थी। उनकी लड़ाई ना किसी भी कौम, किसी भी श्रद्धा से नहीं थी, उनकी लड़ाई मेरी तेरी की नहीं थी, उनकी एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, बहुत हेल्दी कंपटीशन चल रहा था नेचर के साथ। और मतलब दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक सोनल कि आपने इन्हें ऑर्डिनरी ऑफ द वीक पिक किया, क्योंकि मुझे लगता है ना जब आपके पास लाइमलाइट आ जाती है, चाहे आप मेल और फीमेल हो, इसमें मतलब इसमें बहुत इतना अंतर है पर इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता कि अगर आप पे फिल्म बन जाती है, आपको फोर्ब्स पिकअप कर लाता है, आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं, तो वो अलग बात है। जो उसके पहले का परिश्रम है ना वो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा देखने का है। एंड हैट्स ऑफ कि आपने इतना सारा परिश्रम किया होगा कि आप यहाँ तक आई। और पूर्णा को चुनने की वजह एक और ये भी थी कि कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होता है ना, मतलब पहाड़ चढ़ना है, करना है। कितने ही सपने हम भी अपने बचपन में देखते हैं, मैं भी ऐसा कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो मेहनत लगती है वो मेहनत लोगों को अक्सर दिखती नहीं है। आखिरी में एक छोटा सा सवाल पर्सनली करूंगी, आपने कभी ट्रेकिंग या मैं बहुत शौक रखती हूँ। हाँ, मैं बहुत शौक कभी रखती की है? बहुत शौक रखती हूँ। मैं बेस कैंप तक जा चुकी हूँ एवरेस्ट के, और वो ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर जो और ट्रैक्स होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं। तो हाँ बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, जब भी छुट्टी लंबी मिलती है ट्रैक्स के लिए जाना पसंद करती हूँ। मुझे पसंद है कि अकेले निकल जाओ, एकांत में बैठो, पहाड़ चढ़ो, और जो मज़ा आता है ना रात में एक सबसे ऊंचे पहाड़ में अपने कैंप से नीचे देखने का, और वो बिल्कुल ठंडी मतलब हवा चल रही होती है, वो कुछ और ही होता है। मैं कभी ट्रैक पर नहीं गई, मैंने कभी ट्रैकिंग नहीं की, और मैंने ना मतलब ऐसा होता है ना आप इंटरनेट पर जितनी चीज़ें पढ़ लेते हो उस बारे में, तो मैंने कुछ फ्रॉस्ट बाइट होती है ना शायद पैरों में। नहीं, मैं ऐसे वाले ट्रैक्स पे नहीं जाती, मैं अच्छा, बहुत मतलब नॉर्मल अच्छे ट्रैक्स के लिए हाँ, जाती हूँ जो इतने डिफिकल्ट नहीं होते। मैंने सुना था कि ठंडी जगह के ये जो ऐसे वो होते हैं उसमें आपका पैर पूरा लाल पड़ जाता है, और फ्रॉस्ट ब्राइट चिल्ड्रन वो तो दिल्ली में ही हो जाते हैं यार, इतनी ठंड होती है। कभी कभार आपको जब पैर जो अंगूठा होता है बिल्कुल, अगर आप उससे हीटर से बिल्कुल सिमट के बैठे हो, थोड़ी देर में एक अंगूठा बिल्कुल लाल सा हो जाएगा और दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो चिल्ड्रन यहीं पर हो जाता है। पर तो यही सब सुना था, मैंने तो किया नहीं, तो मुझे लगा कि काफ़ी इंस्पायरिंग है। मतलब जब ये बच्ची कर सकती है तो थोड़ी बहुत ट्रैकिंग तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं तो इतना इंस्पायर हुई। आपको इनकी कहानी कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। मैं हर चीज़ के बारे में कह रही हूँ कि आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बात ये है कि हम चाहते हैं ये इंटरेक्टिव रहे, इसमें ना 2 वे कम्युनिकेशन बना रहे। मैं और प्रीति 2 लड़कियां बात कर रही हैं, विमेन पर्सपेक्टिव से चीज़ों के बारे में बात कर रही है, लेकिन उस चीज़ पर आपकी राय भी कुछ हो सकती है। हो सकता है आप कुछ अलग सोचते हो, आपका कुछ अलग उस पर कहना हो, तो आप बताइए, एवरीथिंग इज़ वेलकम। हम डिसएग्री होने के लिए भी एग्री कर लेते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ अगले सेगमेंट की तरफ, मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट जिसमें मैं लेती हूँ रिकमेंडेशन प्रीति से
इस वीक आप प्रीति क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? देखिए, ये जो हफ्ता गया है ना, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सिटीजन, आई थिंक हम सबको थोड़ा कष्ट पहुंचा है। जो भी हमने देखा है, जैसा भी देखा है, जो भी हो रहा है, अब जिस तरफ भी आप देखें, अगर आप किस तरफ भी आप हो, क्योंकि एक डिवीजन तो हो चुका है, आपने भी अपना मन बना ही लिया होगा कि आप इस पक्ष में हैं कि इस पक्ष में हैं। पर जिस पक्ष में भी आप हैं, एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं अपने शोज में बैठती हूँ और मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पैराग्राफ हमारा रिसर्च हमें दे देता है और हम कोट कर देते हैं कि देखिए संविधान ये कहता है। अब जो मैं करूँगी, मेरे साथ आप भी करिए इस हफ्ते, अगर आपको पसंद हो, क्योंकि आपकी जो भी राय है ये संविधान से भी जुड़ा हुआ है। मैं संविधान पढ़ूंगी, अगर आपको भी पढ़ना है, मेरी रिकमेंडेशन वही होगी, संविधान पढ़िए, फिर अगले हफ्ते बात करेंगे 2-3 पैराग्राफ्स में इसमें से। सही बात है, क्योंकि हम उसको आधार तो बनाते हैं, जब कभी रेफरेंस देना हो, संविधान के आधार पर ये कहा गया है, ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि भैया उसमें लिखा क्या है। मैं आऊँगी रिकमेंडेशन में। प्रीति ने कहा ये हफ्ता बड़ा अजीब अजीब सी खबरों का आया। एक खबर पबजी से जुड़ी हुई आई कि एक बच्चा पबजी खेलते खेलते उसने अपनी माँ का कितना हीनियसली मर्डर किया। तो मैं यही सोच रही थी, मेरे आसपास भी बच्चे हैं, मेरी चाची के बच्चे हैं, मेरे परिवार में मेरी बहनों के बच्चे हैं, उनको याद करते हुए कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं कि वो खुश रहें, वो अच्छे मतलब अच्छे इंसान बने, बड़े होकर अच्छा कमाए, वो उन्हीं की तरक्की चाहते हैं। इसमें ना कई बार पेरेंट्स भी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं अनजाने में, कोई जानबूझकर नहीं चाहता कि उनका बच्चा किसी गलत राह पर जाए। तो हाउ टू रेज चिल्ड्रेन, इसके आसपास मतलब लेक्चर्स तो बहुत हैं कि जो परिवार में से बोलते हैं ना कि तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो। माँओं को तो बहुत लेक्चर मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, साइकोलॉजिकली भी हमें नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं। हम बहुत कम जानते हैं इस बारे में, और जो उड़ता हुआ जो भी हमें मिलता है उतना ही भरोसा कर लेते हैं। तो ये किताब मुझे मिली, मैंने सोचा यही मैं पढ़ूंगी और यही मेरी रिकमेंडेशन होगी आपके लिए, हाउ टू ब्रिंग अप हैप्पी चिल्ड्रेन। ये सामदू चेत्री की किताब है, और मैंने ये किताब चूज ही इसलिए की कि मेरी आदत है, मैं सबसे पहले ना जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, मैं ये पढ़ती हूँ। इसमें बिल्कुल वही लाइन लिखी थी, व्हाट इज वन थिंग एवरी पेरेंट वांट फॉर देयर चाइल्ड, टू बी हैप्पी। मैं भी पढ़ के बताना कैसी है, अगर बढ़िया है तो मैं भी पढ़ूंगी। पक्का, डन। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई टॉपिक है जिस पर आपको लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, आप चाहते हैं कि हम बात करें, उस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव डिस्कस हो, तो इसी के साथ हम इस शो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर हम बात करें, आप उस पर चाहते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव डिस्कस हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मुलाकात होगी अगले गुरुवार को। बहुत इतने देर बोलने के बाद ना ऐसे टंग ट्विस्ट होने लगती है, तो गला पता नहीं आप खराब हो टीवी गया। में कैसे करती होंगी ऐसे एंकरिंग। वही बोल रही हूँ, गला खराब हो गया है, क्योंकि एक तो गर्मी भी इतनी है, वो गर्म सर्द एसी कार में बैठो, फिर बाहर फील्ड में जाओ, तो गला खराब हो गया है। अभी शो भी है, पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं। खूब ख्याल रखिए आप लोग भी, और बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा। अब मिलेंगे थर्सडे, नए टॉपिक, नई चर्चा, नई ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।